क्या महाराष्ट्र में मराठी भाषा को लेकर चल रहा विवाद अब खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया है? क्योंकि पिछले कुछ दिनों में यह मामला अब राजनीतिक बयानबाजी से बढ़कर हिंसा और तोड़फोड़ तक जा पहुंचा है। वहीं आज एक मंच पर उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे एक साथ 20 साल बाद दिखाई दिए, लेकिन भाषा को लेकर उनकी भाषा में तलखी थी, धमकी भी सुनाई दी, बात ताली गाली तमाचे तक पहुंच गई। हिंदू, हिंदी और हिंदुस्तान पर बयानबाजी हुई। सवाल यह है, आने वाले समय में मराठी एकता के नाम पर पार्टी के कार्यकर्ता क्या कानून तोड़ेंगे? हम इस पर आगे बात करेंगे, पहले ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर भाषा को लेकर बवाल मचने लगा है। राजनीति भी गर्म होने लगी है। आप ये दो तस्वीरें देखिए। एक तरफ एक ही मंच पर उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे हैं जो मराठी एकता की बात कर रहे हैं। वहीं उससे पहले वर्ली में सड़क पर ये तस्वीरें दिखी। यहाँ जाने माने निवेशक सुशील केडिया के दफ्तर में एमएनएस कार्यकर्ताओं ने पहुंचकर जमकर तोड़फोड़ की, क्योंकि सुशील केडिया ने कहा था कि वे मराठी नहीं सीखेंगे, जो करना है कर लो। मुंबई के वर्ली एनएससीआई डोम में विजय रैली का आयोजन हुआ। इस बात की खुशी मनाई गई कि महाराष्ट्र सरकार ने 3 भाषा नीति वापस ले ली है। हिंदी पढ़ना अनिवार्य नहीं होगा। 20 साल बाद एक मंच पर दिखे उद्धव ठाकरे और उनके चचेरे भाई राज ठाकरे। दोनों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाई। दोनों ने ही केंद्र और राज्य की सरकार पर जमकर हमला बोला और कहा कि हिंदी को जबरन थोपना कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कोणाची माय व्हॅली आहे तरी महाराष्ट्राला हात घालून दाखवावा, मुंबईला हात घालून दाखवावा। काय मजाक वाटला काय? आम्ही शांत आहोत याचा राज ने तो यहाँ तक कह दिया कि कोई ज्यादा नौटंकी करे तो उसके कान के नीचे से आवाज आनी चाहिए, और ये भी कह दिया खुद वीडियो मत बनाना। हे जातीपातीमध्ये विभागाला सुरुवात करतील। आता हे सुरू केलं, काल कोणाच्या ते व्यापाऱ्याच्या कानफडीत मारली मीरा भाईंदरला। त्याच्या काय इथे लिहिलं होतं काय गुजराती? पण एवढंही आपल्याकडे काही जे चॅनल मध्ये मराठी नाही, इतर चॅनल मध्ये हिंदी आणि याच्यात गुजराती माणसाला मारला। कुठच्या गुजराती माणसाला मारला? बाचाबाची मध्ये समोरचा गुजराती निघाला, इकडचा मराठी निघाला, त्याच्यामध्ये काय गुजरात्यानं मारलं का? एवढे व्यापारी आहेत, अजून तर काहीच केलेलं नाही। अर्थात त्यांना मराठी आली पाहिजे याच्याबद्दल वाद नाही। विनाकारण उठसूट काय मारामारी करायची गरज नाही आणि मारायची गरज नाही। पण जर जास्ती नाटकं केली तर कानाखाली आवाज काढलाच पाहिजे तुम्ही। पण चूक त्यांची असली पाहिजे। आणि एका गोष्टीचं लक्षात ठेवा, अशी कधी गोष्ट कराल त्याचे व्हिडिओ काढू नका। उद्धव ठाकरे ने भी संबोधित किया, साफ कहा हिंदू हिंदुस्तान मंजूर है, हिंदी हिंदुस्तान नहीं। म्हणजे हळुवारपणाने हे सगळं काही एक 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 करत हिंदी हिंदू हिंदुस्तान, हिंदू आणि हिंदुस्तान मान्य आहे, पण हिंदीची सक्ती आम्हाला मान्य नाही। तुम्ही किती कमिट्या करा, हिंदीची सक्ती तुमचे 7 पिढ्या उतरल्या तरी आम्ही लावू देत नाही। उनके निशाने पर राज्य के सीएम थे और बाला साहब के विचार को आगे बढ़ाने की बात। तो एक गद्दार काल एक बोललाय, जय गुजरात। मैं किती लाचारी करायची? मैं तो पुष्प पिक्चर पाहिल्यात तुम्ही सगळ्यांनी, दाढीवरनं हात फिरवून झुकेगा नहीं साला। तसे हे गद्दार म्हणतात उठेगा नहीं साला, कुछ भी बोलो उठेगा ही नहीं। अरे कसा उठणार? आहे का तुझ्याकडे उठण्यासारखं? म्हणजे विचार मी म्हणतोय, अरे विचार वगैरे मी म्हणतोय। हिंदी भाषेच्या सक्तीला विरोध न करणारा बाळासाहेबांच्या विचाराचा पाईक असू शकेल?
आपला मालक आला म्हणून त्याच्यासमोर जय गुजरात म्हणणारा आपल्या बाळासाहेबांच्या विचाराचा पाईक असू शकेल? कारण आता जर का डोळे उघडले नाही तर पुन्हा कधी उघडण्याची वेळ येणार नाही, कायमचे मिटून जातील. आत्ताच डोळे उघडा, आत्ताच जागे व्हा. आणि आता आलेली जाग जर का जाणार असेल तर मग मात्र स्वतःला मराठी आईची मुलं म्हणू नका, अजिबात म्हणू नका. आणि शिवसेना प्रमुखांनी जे काही शिकवलं, एक तर कोणावर अन्याय करू नका, पण तुमच्या अंगावर जर का कोणी हात उगारला तो हात जागेवरती ठेवू नका. ठाकरे बंधुओं ने मिलकर करीब 48 मिनट तक हिंदी मराठी भाषा विवाद, मुंबई महाराष्ट्र बीजेपी और केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने ये संदेश देने की कोशिश की कि हिंदी से कोई आपत्ति नहीं, लेकिन इसे थोपा नहीं जाना चाहिए। ये भी साफ कहा कि अगर मराठी के लिए लड़ना गुंडागर्दी है तो हम गुंडे हैं। थप्पड़ और गाली से भी परहेज नहीं। तो कुल मिलाकर संदेश साफ है, चाहे वो राज ठाकरे के भाषण से हो या आज सुबह एमएनएस के कार्यकर्ताओं की ओर से की गई इस हरकत के जरिए पता चलता हो कि एमएनएस आने वाले वक्त में भी बीएमसी चुनावों के मद्देनजर फिर से एक बार मराठीवाद का मुद्दा अपनाएगी और इसके लिए हिंसा का सहारा भी लिया जा सकता है। जितेंद्र दीक्षित, एनडीटीवी, मुंबई। महाराष्ट्र में समय समय पर हिंदी मराठी का मुद्दा पार्टियां उठाती रही हैं। करीब 2 दशक बाद ठाकरे बंधु एक मंच पर साथ नजर आए। इस दौरान उद्धव ठाकरे ने एक बात कही जिसने यह भी चर्चा शुरू कर दी है, क्या दोनों अब एक साथ आने जा रहे हैं? ये रिपोर्ट देखते हैं। पण एक गोष्ट नक्की की आमच्या दोघांमध्ये जो काही अंतरपाठ होता तो आनाजी पंतांनी दूर केला. आता अक्षता टाकण्याची काय तुमच्याकडनं अपेक्षा नाहीये. एकत्र आलोय एकत्र राहण्यासाठी। उद्धव ठाकरे के इस बयान ने चर्चा को हवा दे दी है कि क्या ठाकरे बंधु साथ आने वाले हैं। पिछले कुछ दिनों से महाराष्ट्र की राजनीतिक हलके में जिस बात की सबसे ज्यादा चर्चा हुई वो राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे का साथ आना था। मराठी एकता पर रैली के बाद उद्धव के पार्टी ने एक फोटो एक्स पर पोस्ट की जिसमें राज और उद्धव थे। लिखा था महाराष्ट्र के बाग। पार्टी के नेताओं ने भी दोनों ठाकरे बंधुओं के साथ आने पर खुशी जताई है। महाराष्ट्र के मन का ये गुस्सा है, जिस तरह से ये लोग कांड करके सत्ता पर आए हैं, अब तक महाराष्ट्र की जनता का विश्वास नहीं है। भ्रष्टाचार है, चुनाव आयोग के घपले हैं, सब कुछ है और ये गुस्सा आपको आज दिख रहा है सामने। आप देखिए, ये देखकर कोई नहीं बोलेगा कि बीजेपी सत्ता पर आ सकती है और दोनों नेताओं के मन की बात यही सामने आई। लेकिन राज और उद्धव ठाकरे के साथ आने की बात पर शिवसेना शिंदे गुट और बीजेपी ने तंज कसा। राज साहब ठाकरे जी ने जो भाषण किया उसमें मराठी का मुद्दा था, लेकिन उद्धव ठाकरे जी ने जो भाषण किया उसमें मराठी का मुद्दा नहीं था। वो हार गए, उनकी जो दुख है, वो जो सल है, वो उनके भाषण में दिख रही थी। जो नतद्रष्ट जैसी उनकी जो वर्तणूक है वो आज के मेलाओं में दिखी। मराठी का मुद्दा कुछ भी नहीं था। मैं अभी हार गया हूँ, मुझे अब राज ठाकरे की जरूरत है, राज ठाकरे मेरे साथ आना चाहिए। ये मेलावा सिर्फ मुंबई के इलेक्शन के नहीं तो सिर्फ महाराष्ट्र के इलेक्शन के लिए है, ये उन्होंने आज कबूल किया। महाराष्ट्र बीजेपी के बड़े नेता आशीष शेलार ने एक्स पर पोस्ट किया कि यह मिलन भाषा के लिए नहीं, चुनाव के लिए है। उन्होंने लिखा कि नगर निगम चुनाव नजदीक आते ही बीजेपी से डरी उभाटा सेना को अब भाई भाई का रिश्ता याद आ गया। वर्ली में आज का पारिवारिक मिलन कार्यक्रम घर से निकाले गए भाई को सार्वजनिक रूप से मानने के लिए था। भाषा के लिए कोई प्यार नहीं था। नगर निगम में सत्ता हासिल करना और फिर से मुंबई को लूटना सत्ता के लिए, इसके लिए एक हताश संघर्ष है। उद्धव और राज आखिरी बार 2006 में बाला साहब ठाकरे की रैली में साथ दिखे थे।
उद्धव को शिवसेना का मुखिया बनाने के बाद राज ने अलग पार्टी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना बनाई थी। तब से दोनों में दूरियां आती गईं। अब दोनों एक साथ मंच पर साथ जरूर दिखे, लेकिन चुनाव साथ लड़ेंगे ऐसा कोई ऐलान फिलहाल तो नहीं हुआ है। वैसे दोनों ही पार्टियों के लिए आने वाले निकाय चुनाव बहुत बड़ी चुनौती होंगे। महाराष्ट्र के लिए आज का दिन एक ऐतिहासिक दिन बन गया। तकरीबन 20 साल से दोनों भाई राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे जो अलग अलग चल रहे थे, आज एक ही मंच पर एक साथ मराठी के मुद्दे पर साथ नजर आए। हाथ तो मिल गए हैं, लेकिन क्या दिल मिलेंगे? क्या गठबंधन होगा? और अगर गठबंधन होता है तो किसको कितना फायदा और किसको कितना नुकसान होगा, ये देखना होगा। और वहीं कितनी बड़ी चुनौती विरोधियों के लिए होती है, ये भी देखना होगा। कैमरामैन प्रवीण जी रोहित के साथ अभिषेक अवस्थी, एनडीटीवी इंडिया, मुंबई। तो देखा आपने, महाराष्ट्र में भाषा के मुद्दे पर भाषण भी हो रहे हैं और सियासत भी गरमाई हुई। अब दूसरी खबर का रुख करते हैं और ये खबर भी इन दिनों चर्चा में बनी हुई है। मामला है कांवड़ यात्रा से जुड़ा। देश में कांवड़ यात्रा के दौरान दुकानदारों की पहचान को लेकर एक बड़ी बहस छिड़ी हुई है। सरकार के आदेश के अनुसार दुकानदारों, ढाबे वालों को अपनी पहचान एक बोर्ड पर प्रदर्शित करनी होगी। ढाबे में काम करने वाले लोगों से उनके नाम पूछे जा रहे हैं, आधार कार्ड मांगा जा रहा है, यहां तक कि उनके कपड़े उतरवाकर चेकिंग भी की जा रही है। यूपी के मुजफ्फरनगर का पंडित जी वैष्णो ढाबा बंद कर दिया गया है। ढाबों में काम करने वाले लोगों को लेकर बवाल छिड़ा हुआ है। सवाल यह है कि कांवड़ को कुरुक्षेत्र का मैदान क्यों बना दिया गया है। और इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़ गए। हमारे साथ AIMIM के नेता वारिस पठान साहब जुड़ चुके हैं। पठान साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मेरा पहला सवाल इस मुद्दे को लेकर ये है, ये जो पूरा घटनाक्रम हो रहा है, इस पर आपका नजरिया क्या है? कुछ लोग कह रहे हैं सही है, कुछ लोग कह रहे हैं गलत है। देखिए साहब, जब से भाजपा सरकार सत्ता में आई है, सिर्फ उन्होंने एक ही काम किया है, नफरत फैलाओ, मुसलमानों को गाली बको, अपनी सियासत चमकाओ। ये कांवड़ यात्रा अभी से नहीं, बरसों से चली आ रही, मगर क्यों अभी इसके अंदर इतना इश्यूज क्रिएट किए जा रहे हैं? जबकि सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइंस है कि आपको ये रखना है, नेम प्लेट या जो भी, वो गाइडलाइंस का जो पालन नहीं करेगा तो पुलिस है, प्रशासन है, वो अपना कार्रवाई करेगी, चाहे लाइसेंस कैंसिल करे, पेनल्टी करे, जो भी करे। मगर इन कांवड़ ये गुंडे जो गए थे, सबके सबकी बात नहीं करो, इनको किसने अधिकार दिया कि वहां पर जाके ये पूछे कि आधार कार्ड बता? आधार कार्ड नहीं पता है, पैंट खोल के देख रहे हैं। अरे पैंट खोल के आप देख रहे हो, उसको नंगा करके वायर से मारा जा रहा है, तो उनको कायदा कानून हाथ में लेने का अधिकार किसने दिया है? अब देश रूल ऑफ लॉ से चलेगा या तुम्हारी धांधली और दादागिरी से चलेगा? तो नफरत फैलाने वाली बात। अब देखिए, बड़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर आपने जो बातें कही, आपने दो बातें मेरे को यहाँ पर समझ में आई। पहली बात तो ये कि अगर इस पर कोई प्रशासनिक निर्देश है, आदेश है, तो उसका पालन हो और जिम्मेदारी प्रशासनिक अधिकारियों की हो। दूसरी बात, आपको जिस पर आपत्ति है शायद इस बात पर कि जो लोग ना प्रशासन से जुड़े हैं, ना सरकार से जुड़े हैं, अपने आप पहुंच रहे हैं, तो आप उसके खिलाफ हैं या इस जो दिशा निर्देश आ रहे हैं या फिर जो गाइडलाइंस आ रही है, इसके भी खिलाफ है? देखिए, सब गाइडलाइंस का जो पालन नहीं करेगा तो सरकार, प्रशासन है, ये विजिलेंटे करने की इजाजत किसी को नहीं है। कल तो ये आपके स्टूडियो में आकर आपको बोलेंगे, बताओ तेरा नाम क्या है, आधार कार्ड बताओ, तुम्हारा पैंट उतार के दिखाओ, तुम करेंगे क्या? तो किसने अधिकार दिया? तो ये नफरत फैलाने वाला नहीं है, देश में अराजकता का माहौल क्रिएट करने वाली बात नहीं है। और रहा सवाल नेम प्लेट का, तो मैं आपको बताता हूँ, नाम बदली करके कौन काम कर रहा है, ये भी आपको सोचना पड़ेगा। आपको पता है, भारत देश जो है ना, विश्व का 2nd देश बन गया बीफ एक्सपोर्ट करने के अंदर। बीफ सबसे बड़े एक्सपोर्टर कौन है पता है? अल कबीर एक्सपोर्ट्स, उसके मालिक का नाम क्या है? अतुल साबरवाल, सतीश साबरवाल। अरेबियन एक्सपोर्ट, उसके मालिक का नाम क्या है? सुनील कपूर। फ्रोजन फूड एक्सपोर्ट, उसके मालिक का नाम क्या है? मदन अबोट। PM इंडस्ट्रीज, उसके मालिक का नाम क्या है? ऐसे तो मेरे पास पूरी लिस्ट है। तो इनके पास क्यों नहीं जाते आधार कार्ड चेक करने? इनके पेंट उतार के क्यों नहीं देखते? एक और मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, आपसे हम बातचीत करेंगे। पहले उनका परिचय। इंपॉर्टेंट बात बोलने जा रहा हूं। बिल्कुल बिल्कुल, आप बोलिए। बात को कंप्लीट कर दूंगा जी। देखिए, आज आप यहाँ पे कर रहे हो, अभी कुछ दिन पहले, महीने पर पहले, 2 महीने पर पहलगाम के अंदर दरिंदे आतंकवादियों ने आके हमला किया। बेगुनाह बेकसूर पर्यटकों को नाम पूछकर, मजहब पूछकर, पैंट उतार कर देखा, उनके बीवी बच्चों के सामने उनका कत्ल कर दिया। पूरे देश ने, विदेश ने, तमाम लोगों ने खंडन किया। भारत ने पाकिस्तान से युद्ध कर दिया है इसके लिए कि उन दरिंदे आतंकवादियों के कैंपों को नस्तनाबूद कर दिया भारत ने जाके पाकिस्तान के अंदर। भारत ने MPs का डेलीगेशन भेज दिया विश्व में।
डेलीगेशन ने विश्व में जाकर बताया कि किस तरह पाकिस्तान आतंकवादी गतिविधियों को समर्थन दे रहा है और भारत उसका भुगतान भुगत रहा है। किस तरह से भाषा जी, के आपने नाम अपना पर, पॉइंट धर्म रख दिया के वारिस नाम पर पठान जी, भारत आप देश जो में कहना चाह रहे हैं नफरत आपने अपना फैलाने की पॉइंट बात रख हो दिया। रही है। मैं आता हूं सर, क्योंकि समय कम है मेरे पास और विषय बड़ा है। जी जी, आते हैं आपके 10 पास। सेकंड में मेरी बात कंप्लीट कर दूंगा। जी जी जी। आनंद साहब 10 सेकंड में। हाँ अब भारत ने सारी बातें वहां पर जाकर कर दिया, पाकिस्तान की पोल खोल के रख दिया, पूरी तरह से पाकिस्तान को नंगा कर दिया। अब वहां वाले क्या बोलेंगे यहाँ पे डेलीगेशन को फोन करके, क्या आप तो बोल रहे हो कि यहाँ पर पैंट खोल के देखा भारत के अंदर नफरत फैला रहे, आपके यहाँ क्या हो रहा है भारत में, तो क्यों मेरे भारत देश का नाम विश्व में ये लोग खराब कर रहे हैं? चलिए आते हैं, आपने अपना पॉइंट रख दिया। भारत देश का आचार्य नाम खराब आचार्य करने की प्रमोद साजिश चल कृष्णम रही भी है ना हमारे ये। साथ जुड़ गए हैं। अलग अलग मुद्दों पर ये अपना एक स्वतंत्र नजरिया यहाँ पर रखते हैं और दिल बेबाकी से अपनी बात कहते हैं। आचार्य, ये जो कांवड़ यात्रा को लेकर चेकिंग अभियान देखने को मिला, इस पर सवाल उठाए जा रहे हैं, इस पर आपत्ति उठाई जा रही है। एक तो बात ये, और दूसरी बात वारिस पठान जी ने पहलगांव में जो हुआ था और एक ढाबे में जो यहाँ पर हुआ, उनको एक प्रकार से समानता उनके बीच उन्होंने स्थापित करने की कोशिश की कि वहां पर भी इस तरीके से लोगों के साथ किया गया और यहां पर भी उसी तरीके की हरकत हुई है। इन दोनों पर आपका टेक क्या है? किसी भी और घटना से करना उचित नहीं है, मुनासिब नहीं है। वारिस पठान साहब जो बोल रहे हैं, अगर उन्होंने ये कहा है, मैंने सुना नहीं, मुझसे पहले वो बोल रहे थे, तो अगर वारिस पठान साहब खुद बोल रहे हैं तो वो भी ये समझ रहे होंगे कि पहलगांव का जो हादसा है, जो आतंकवादी हमला है, वो एक टेररिस्ट एक्टिविटी है, वो टेररिज्म का पार्ट है। लेकिन जहां तक ये कांवड़ से संबंधित जो विषय है, इसमें अगर कोई किसी की पैंट उतारता है, कोई किसी की शर्ट उतारता है, या कोई किसी को मारता है, कोई किसी को डंडे से मारता है या किसी और चीज से उस पर हमला करता है, तो मैं उसका समर्थन बिल्कुल नहीं करता। ये ठीक नहीं है, ये अपराध है और पुलिस प्रशासन को इस एक बहुत बड़ा सवाल ये है कि कोई भी धर्म, दुनिया के जितने भी धर्म हैं, जितने भी धर्म हैं, भी कौन उनकी पूजा पद्धति तो अलग, उनके रिचुअल कांड अलग, भाषा भी सारे का एक है कि सत्य के ऊपर अमल करना चाहिए और सारी बुनियाद, ये इमारत जो है, इसकी बुनियाद जो है वो सत्य है, सच है। तो जो धर्म, अगर कोई व्यक्ति कहता है कि मैं सच को छुपाना चाहता हूँ और धार्मिक हूँ, तो वो मुझे नहीं लगता कि वो ठीक है। मैं आता हूं प्रमोद जी, आपके सिग्नल में कुछ दिक्कत आ रही है, आपकी आवाज हम तक क्लियर नहीं आ रही है। जी आता हूं प्रमोद जी, मैं आपके पास। वारिस पठान जी से यहाँ पर एक प्रतिक्रिया लेना चाहूँ। जो आपने कहा, इन्होंने कहा कि पहचान छुपाना सच को छुपाना है, जो कि जायज नहीं है। वारिस पठान जी, देखिए साहब, क्या है हकीकत, इन लोग है ना हकीकत से मुंह छुपाने की कोशिश करते हैं। प्रॉब्लम ये, और मुसलमानों को इन लोग विक्टिम बना, मुसलमानों को एक्यूज बना देते हैं और खुद अपने आप को क्लीन चिट देते हैं। भारत देश में आचार्य जी की मैं बड़ी इज्जत करता हूँ, बड़े विद्वान आदमी हैं, मैं उनके हमेशा से तारीफ करता हूँ, रिस्पेक्ट करता हूँ, बड़े आदर अदब के साथ मैं बताना चाहता हूँ आचार्य जी, भारत देश के अंदर सिर्फ 14% मुसलमानों की आबादी है। भारत देश में 78% लोग मांस खाते हैं। ये मैं नहीं बोलता, गूगल में है, डेटा है, सब रिकॉर्ड पे, आप उसको चेक कर लो। अब 14% को हटा दो, सारे के सारे समझो खाते हैं मुसलमान। तो ये बाकी के जो बच गए 60% लोग, 65% लोग, ये कौन है बताइए मेरे को? क्या ये लोग नहीं खाते? खाना सबको है, मगर गाली बकना है मुसलमान। वारिस पठान जी, मैं यहाँ पर 2 पॉइंट रेज करना चाहता हूँ। जी जी, आप अपनी बात रखिएगा, आप अपनी बात रखिएगा। मैं 2 पॉइंट रेज करना चाहता हूँ। जी, 2 पॉइंट मैं यहाँ पर रेज करना चाहता हूँ। पहली बात तो ये कि हर दिन एक समान नहीं है किसी भी धर्म के अंदर। आपके भी जब रोजे होते हैं तो उसके नियम कायदे अलग हो जाते हैं, हर दिन एक समान नहीं है। ऐसे ही जो धार्मिक कार्यक्रम होते हैं हिंदू धर्म से जुड़े हुए, उनमें भी हर दिन एक समान नहीं है। वहाँ पर कुछ धार्मिक मान्यताएं जुड़ जाती हैं, उनके कुछ संस्कार जुड़ जाते हैं। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये, आपने कहा खान पान को लेकर, लेकिन एक सवाल जब आपसे भी जुड़ा होता है वो ये है कि हलाल मीट को लेकर भी तो आप बहुत ज़्यादा पद्धतिबद्ध तरीके से आगे बढ़ते हैं, उसमें भी आपके डिमार्केशंस होते हैं। ऐसे ही यहाँ पर एक सवाल, एक चिंता ये भी रहती है कि जो व्यक्ति खाना बना रहा है दूसरे धर्म का, उसको उन मान्यताओं के बारे में जानकारी है नहीं है, गलती से कुछ अलग हो जाए ना हो जाए, एक भी ये भी चिंता है। इसको, इस पर आपका क्या कहना है? मेरे को पूछे? हाँ, आपसे ही पूछा वारिस पठान जी। देखिए साहब, किस तरह से भरम फैलाया जाता है, पता है कि लोग खाने में थूक रहे हैं। मैं आपको बताऊंगा थूकने और फूकने में फर्क क्या है।
आपके घर में बच्चा होगा, आप गरम खाना उसको कभी देंगे तो क्या आप फूक मार के देते हो? थूक के नहीं देते, कोई वीडियो डाल देगा आपने थूक के दिया। मुंबई के अंदर लता दीदी इतनी बड़ी सिंगर थी, उनका देहांत हो गया, पार्थिव शरीर शिवाजी पार्क पे था, दुनिया के मशहूर एक्टर शाहरुख खान वहां पर गए और कलमा पढ़े, उन्होंने फूका और थूका, तो नफरती लोग ने क्या बोल दिया कि शाहरुख खान ने वहां जाकर थूका। आपको थूकने और फूकने में फर्क नहीं पता, आप बोलते हो कि थूक के खाना खिला रहे हो। अरे कौन थूक के खाना खिलाएगा? हमने तो पेशाब करते हुए भी देखा है वीडियो, वो भी आया है बाहर, उसके बारे में आपका क्या बोलना है? अब कोई इंसान, मैंने जैसे आपको नाम बताया ना कि इतने बड़े बड़े कंपनियां नाम चेंज करके नहीं, मेरा एक्सपोर्ट कर सवाल रहे हैं, वारिस जी, मेरा सवाल कुछ और था। खैर, पैसा प्रमोद कमा रहे हैं। प्रमोद कृष्णन जी सरकार हाथ डोनेशन ले रेज रही कर है रहे इन हैं। कंपनियों प्रमोद से, कृष्णन जी अपनी स्लॉटर बात हाउसों कहना से चाहते हैं। ठेके प्रमोद में कृष्णन जी, डोनेशन आपने ले सुनी रहे हैं। वारिस पठान की बात, आप पर इसका क्या काउंटर है आपके पास? इंसान है, बहुत ही सीनियर वकील हैं, बहुत ही अच्छे पॉलिटिशियन हैं, एक बहुत अच्छे इंसान हैं। लेकिन वारिस पठान साहब, झूठ बोलने की इजाजत इस्लाम भी नहीं देता, न सनातन देता है। हम अपना नाम छुपाना क्यों चाहते हैं? जब हम नमाज पढ़ने जाते हैं तो उससे पहले नियत बांधी जाती है। जब हम किसी मंदिर जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो उससे पहले हम पंचा स्नान करते हैं और एक वातावरण तैयार होता है, ध्यान करते हैं, ओम का नाद करते हैं। वो इसलिए करते हैं कि हमारा भाव पैदा हो। तो हमारी नियत क्या है, हमारा भाव क्या है? क्या हम अपना नाम, कोई मुझसे कहे आचार्य प्रमोद कृष्णम आपका नाम क्या है, मैं उसको नाम ना बताऊं? अगर आप ये बात कह रहे हैं कि भाई कुछ लोग ऐसा धंधा कर रहे हैं जो मीट का कारोबार कर रहे हैं, उनका वो है हिंदू और मुसलमान नाम रखे, मुस्लिम नाम रखे, वो मीट का कारोबार कर रहे हैं, मैं तो कह रहा हूं आप उनके खिलाफ पीआईएल दाखिल करिएगा। लेकिन मैं किसी भी कीमत पर इसका समर्थन नहीं कर सकता हूं कि अगर कोई आदमी मीट का कारोबार अपना नाम बदल के कर रहा है, तो जो कांवड़ यात्रियों के बीच में रास्ते में दुकानें हैं, क्योंकि कांवड़ की जो यात्रा है एक तपस्या है, अगर आपने उसके ऊपर अगर आपने कोई नाम दूसरा रखा और कोई भी व्यक्ति अगर उस पर चाय पीता है या दूध पीता है या भोजन करता है और उसको ये पता चलता है कि तूने जो नाम समझ के, जो बात समझ के इस पे भोजन किया वो ये नहीं है, तो उसकी भावनाओं को ठेस पहुंचती है, उसकी आस्था को ठेस पहुंचती है। तो क्या किसी की आस्था को ठेस पहुंचाने की इजाजत इस्लाम देता है? मुझे लगता है नहीं देता है। नहीं, दूसरा नहीं सवाल देता आपका बहुत कोई भी इम्पोर्टेंट धर्म। है, उसका जवाब मैं देता हूँ, 10 सेकंड में पूरा कर दूंगा। आपने एक बात ये कही कि साहब जो भी ये मीट खाते हैं, 60% हिंदू मीट खाते हैं। मीट खाना, नॉनवेज खाना, शाकाहारी रहना, मांसाहारी रहना, ये अलग विषय है। अगर किसी की इच्छा है, कांवड़ यात्री की भी, वो कुछ भी कर सकता है, किसी के यहाँ से भी लेके, उसको स्वतंत्रता है कि अगर वो कहीं सलमान भोजनालय है या सलमान फूड कॉर्नर है या वारिस पठान के नाम से कोई दुकान है, उससे वो चाय पीना चाहता, दूध पीना चाहता, वो उसकी इच्छा रह गई। लेकिन उसकी इच्छा से सब कुछ हो वो तो ठीक है, मगर वो सोच के आ रहा है कि ये गणेश नाम का एक ढाबा है, इससे तू भोजन ले ले, और उसे पता चलता है गणेश का नहीं है, फरीद का है, तो उसकी आस्था खंडित होती है और उस पे जी। विश्वास को ठेस पहुंचती है। तो क्या इस्लाम इसकी इजाजत देता? मैं समझता हूं नहीं देता। सनातन इसकी इजाजत देता? मैं नहीं समझता कि देता होगा। मगर ये जो आप बात कर रहे हैं कि बहुत से लोग मीट खाते हैं, खान पान दुनिया में जी, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, ये निजी विषय है। आपने मैं एक किसी भी इंपॉर्टेंट सवाल कीमत पे यहाँ पर ये रेज कहने किया को प्रमोद तैयार जी, नहीं हूं मैं कि वो उसका सही है। उसका काउंटर ले लेता हूँ वारिस पठान जी से। पहचान दिखाने में, हाँ। नाम बताने में आपत्ति क्या है? सारी बातों का सार ये है आचार्य जी का। देखिए, कोई आपत्ति नहीं है। मैं एक चीज क्लियर करना चाहूंगा आचार्य जी के सामने कि सोशल मीडिया पे वायरल है, वो जो ढाबा था उसका मालिक तो हिंदू है। ये जो लड़के को आपने पैंट उतार के देखा, आधार कार्ड नहीं था, पैंट उतार के तार से मारा, वो तो वहां बर्तन धोता था। तो जो ढाबे की जो मालकिन है या मालिक है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं किया आपने, बताइए मेरे को। और ये जो लड़का था वहां पे, इसको जिसने बोला कि ठीक है भाई तू ये बोल, अपना नाम ये बता कि तू काम कर, तो इससे क्या होता है? हाँ? आचार्य जी मुझे एक बात बताइए, आप तो बड़े विद्वान हैं, इतने वर्षों से, मेरे से ज्यादा उम्र में, कितने वर्षों से कांवड़ यात्रा चल रही है हमारे देश में? सैकड़ों वर्ष से। सिर्फ और सिर्फ ये अभी अभी क्यों ऐसा होने लग गया? क्यों इतनी नफरत? क्योंकि भाजपा वालों ने अपने नफरतियों को कुछ को छोड़ दिया है, जो खुद विजिलेंटी बन गए हैं, खुद कायदा कानून प्रशासन बन गए हैं,
खुद जाके दंगा फसाद करने की कोशिश करवा रहे हैं, खुद ने सब कुछ अपने हाथ में ले लिया है, जी। इसलिए सब चीज हो रही है। ये चाहते हैं कि भारत देश के अंदर नफरत फैले, ये चाहते पोलराइज करके उनका काम बनता भाड़ में जाए, भारत की जनता ये वाला काम करे। नफरत फैलाने के लिए, धांधली दादागिरी करने के लिए इस तरह का कार्य किया जा रहा है। वारिस जी, अगर ये लेकिन कार्य जिस कोई घटना का आप मुसलमान जिक्र करता कर तो रहे फिर हैं, जिस उधर घटना चल का आप जाता। जिक्र कर रहे हैं यहाँ वारिस से जी, नहीं चलता। वारिस पठान जी, जिस घटना का आप जिक्र कर रहे हैं उसका एक पहलू ये भी है कि पहले नाम गोपाल बताया गया, बाद में तजामुल नाम निकला, ये भी एक पहलू इसका है। क्या इसको आप तजामुल को गोपाल बनाने का कार्य उसकी मालिक ने किया, जो हिंदू है, जिसका ढाबा था। जी। कि आप लोग के माध्यम से मुझे पता चल रहा है ना, मैं वहां पर मौजूद था ना, आचार्य जी मौजूद थे चलिए, वहां पर। आचार्य जी कुछ कहना आपके चाह रहे हैं। माध्यम से आचार्य पता जी, चल रहा है। आचार्य तो जी, वारिस मालिक तो पठान जी हिंदू को है। इसमें पॉलिटिक्स दिखती है। ये कह रहे हैं कि आस्था का सवाल कम और पॉलिटिक्स का सवाल ज्यादा है। सब आस्था का एक देखिए, दूसरे को पहली रिस्पेक्ट बात करते हैं, सम्मान करते हैं, उसमें कोई डाउट नहीं। पहली पहली बात मैं साफ कर देना चाहता हूं, एनडीटीवी के माध्यम से बिल्कुल साफ कर देना चाहता हूं कि नाम बदल करके धंधा करना मेरे दृष्टिकोण से गलत है। नंबर 1। नंबर 2, ये जो घटना हुई है कि उसके साथ मारपीट करना, उसके साथ उसको पजामा उतारना, पैंट उतारना, ये एक एक्शन का रिएक्शन है, लेकिन कानून को अपने हाथ में लेने का अधिकार ना हिंदू को होना चाहिए, ना मुसलमान को होना चाहिए। और जिस ढाबे की मालिक और मालकिन की आप बात कर रहे हैं, मैं पुलिस प्रशासन से ये आग्रह करना चाहूंगा कि इस देश के अंदर जो लॉ का जो कानून का जो राज जी। है ना, उसको लागू किया जाए और कानून सबके लिए समान होना चाहिए। जी। अगर गलती हिंदू ने की है, मैं उसके पक्ष में हूं, और गलती मुसलमान ने की है तो मैं उसका विरोध करूं, ये ठीक नहीं है। मैं वारिस पठान साहब की एक बात से सहमत हूं कि किसी को भी कानून को अपने हाथ में लेने का अधिकार नहीं है, लेकिन नाम बदल करके धंधा करना, नाम बदल करके अपनी पहचान छुपा करके अपने आप को प्रेजेंट करना, ये धार्मिक दृष्टिकोण से भी ठीक नहीं है, राजनीतिक दृष्टिकोण से, सामाजिक दृष्टिकोण से और मानवीय दृष्टिकोण से भी ठीक नहीं है। अब एक तो सवाल मैं मेरा आप दोनों दोनों बातें से है, साफ प्रमोद जी आपसे भी है और वारिस पठान जी आपसे भी है। मेरा सवाल एक है कि घटना, नाम छुपाने वाली घटना, ये एक पहलू, और दूसरी बात ये मारपीट वाली, ये दूसरी पहलू। क्या ये दोनों ही घटनाएं एक चिंता को जन्म नहीं देती हैं कि इससे समाज में बंटवारा होगा, जो विश्वास है वो कम होगा? वारिस पठान जी पहले आप बताएं, फिर उसके बाद आचार्य जी के पास चलता हूं। ये तो मैंने पहले कहा कि बीजेपी मैं दोनों बातों पर पूछ रहा हूं सर, नाम ना बताना, नाम छुपाना, पहचान छुपाना, इसको लेकर और मारपीट को लेकर, क्या ये दोनों ही घटनाएं समाज में भेदभाव पैदा नहीं करेंगी, समाज में बंटवारा पैदा नहीं करेंगी, विश्वास को कम नहीं अगर करेंगी? आपको लग रहा है कि कोई इंसान नाम छुपाकर व्यवसाय कर रहा है, जो भी उसकी मंशा हो, या 2 रुपया कमाने के लिए कर रहा है कुछ भी, तो आपके पास पुलिस प्रशासन है। क्या नहीं तो कोर्ट, कायदा, कानून, पुलिस सबको बंद कर देंगे। आप हर जगह सब ये निकल पड़ेंगे गुंडे, सबका नाम पूछते रहेंगे, नाम बता, पैंट खोल के दिखा, आधार कार्ड बता। किसने इजाजत दिया आधार कार्ड और चेक करने की? किसने इजाजत दिया पैंट खोल के देखने की? ये पैंट खोल के देखना, ये सब चीज एक ही दर्शाता है कि इनकी मंशा एक है, नफरत फैलाना, मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाना और अपनी राजनीति चमकाना, जो बीजेपी सिर्फ चलिए, आपने अपनी बात कह दी वारिस पठान जी, समय की कमी है, मुझे जल्दी से आचार्य जी का यहां पर रुख करना होगा। आचार्य जी, आपका क्या कहना है? सवाल मेरा वही है कि नाम छुपाना, पहचान छुपाना और उसके सामने ये मारपीट वाला जो इशू आता है, क्या ये दोनों ही घटनाएं समाज में वैमनस्य, विश्वास की कमी और समाज के अंदर एक बंटवारे को जन्म नहीं देंगे क्या? चलिए, हमारा संपर्क लगता है आचार्य जी से नहीं हो पा रहा है इस समय, संपर्क उनसे टूट गया है, तो अपनी आखिरी टिप्पणी वो यहाँ पर नहीं दे पाए, उनकी आखिरी टिप्पणी हम यहाँ पर नहीं ले पाए। लेकिन दोनों ही मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया बेबाकी से अपनी बात इस मुद्दे पर रखने के लिए। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक हम यहाँ पर लेंगे, आगे ब्रेक हम लेंगे, लेकिन यहाँ पर दोनों मेहमानों का हम यहाँ पर शुक्रिया अदा करेंगे। हम अब रुख करते हैं अगली खबर का, और ये खबर है कोलकाता गैंगरेप केस से जुड़ी हुई। इस मामले में एनडीटीवी से पीड़िता के पिता ने बात की है। एनडीटीवी से बोले हैं कोलकाता रेप केस की पीड़िता के पिता कि पूरा परिवार सदमे में है, हमें पुलिस पर भरोसा है, आरोपियों को सबसे बड़ी सजा मिले। पीड़िता के पिता ने ये बात कही है और बताया है कि बेटी ट्रॉमा सेंटर में है, बेटी अभी भी ट्रॉमा में है और अभी तक वो इस हादसे से, इस वारदात से उबर नहीं आ पाई है। हमारे संवाददाता मुकेश सिंह सेंगर ने पीड़िता के पिता से फोन पर बात की है, उन्होंने क्या कहा आपको सुनवाते हैं। सर, जिस दिन ये पूरी घटना हुई, विक्टिम ने आपको कॉल किया, क्या कुछ बताया उसने आपको, और फिर आपने आगे क्या किया? मैं तो बोला, मैं तो अपसेट हो गया जी। मैं सोच लिया कि आइन के पास
जी मैं हाजिर होऊंगा। जी। हम श्रद्धा करता है आइन को, so that हम आइन के मुताबिक काम किया। अच्छा सर, ये बताइए कि उसके बाद फिर आप पुलिस के पास कब गए और उसके बाद क्या एक्शन पुलिस ने लिया? पुलिस खूबी ভালো जी गुड एक्शन किया। जी हमको पुलिस के ऊपर भरोसा है। जी। हमने पीड़िता के मामा से भी बात की है। उनका कहना है कि लड़की की हालत अभी ठीक नहीं है। आरोपी के लिए सख्त से सख्त सजा की मांग वो कर रहे हैं। मामा ये बताइए कि जो विक्टिम थी, वो जब ये पूरी घटना हुई उसके बाद कब उसने कॉल किया आप लोगों को और फिर आप लोगों ने क्या किया, उसने क्या बताया था आपको? नहीं, वो ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो रात 10 बजे के बाद हम लोगों के साथ बात हुआ। वो बोला, बहुत रोते थे। वो बोला हम बहुत मुसीबत में है, हम लोग अभी इधर आ जाइए। अच्छा। तो इसके बाद हम लोग गया हुआ। अच्छा। यही है। अच्छा। जाने के बाद उसका पिताजी भी मेरा साथ थे, तो उसके पास वो रो थे। अच्छा। हम थोड़ा दूर में थे। अच्छा। इसके बाद हम लोग सब कुछ सुना। अच्छा, क्या बताया था? ट्रॉमा में वही बोला क्या? उसके बाद जो हुआ यही बोला, क्या बोलेगा। तो इसके बाद वो हुआ कि वो ट्रॉमा में आ गया। अच्छा। इसके बाद हम लोग रात 12 बजे 12:30 बजे तक घर में लेके चला है। अच्छा। हम लोग फैसला किया। हाँ। इसके बाद हम लोग FIR दर्ज किया। अच्छा। और जिस दिन ही हम लोग FIR दर्ज किया 26 तारीख में, उसी दिन शाम को 5 बजे का अंदर दोनों अरेस्ट हो गई। अच्छा। इसके पहले कभी बताया था उसने कि नहीं, मोनोजीत तंग करता है उसको? नहीं, कोई कुछ नहीं बोला। अच्छा। वो कॉलेज में पढ़ते थे, हर लोग बंद थे, इसीलिए हम लोग को ऐसा कोई मालूम ही नहीं था। वो बंदा को भी मालूम नहीं था। अच्छा। तो कभी नहीं बताया इसके पहले नहीं, तंग किया हो कभी? नहीं। अच्छा। तो FIR होने के बाद फिर पुलिस ने क्या तुरंत एक्शन किया? तुरंत एक्शन लिया। अच्छा, तुरंत कार्रवाई हुई। हम लोग FIR कंप्लीट हुआ, उसका अंदर आधा घंटे के अंदर 2 अरेस्ट हो गए। अच्छा, जब वो अरेस्ट हुए तो क्या उनसे आपकी मुलाकात कराई थी पुलिस ने? नहीं। कोई बातचीत हुई उनसे? नहीं। अच्छा। ओके, तो अभी जो विक्टिम है उसकी क्या हालत है? वो ठीक है या उसकी काउंसलिंग हो रही है, क्या कुछ हो रहा है? देखिए, उसका हालत अभी मेडिकल एज में ठीक नहीं है, लेकिन अभी वो थोड़ा करके, इसीलिए उसका मेंटल कंडीशन ठीक नहीं है। अच्छा। इसलिए उसको हम लोग अलग जगह से लाकर। अच्छा। मेंटल कंडीशन ठीक नहीं है। तो पुलिस काउंसलिंग करा रही है उसकी? हाँ। अच्छा। पुलिस की तरफ से हम लोग को सब कुछ मिलता है। अच्छा, पूरा सपोर्ट है पुलिस का? हाँ, पुलिस का पूरा सपोर्ट है। हम लोग भी उसका पर हम लोग को भरोसा है। अच्छा। दूसरा ये है कि जो आरोपी हैं उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। अभी आप किस तरह की कार्रवाई की मांग करते हैं? हम लोग तो डिमांड करते हैं उसको सर्वोच्च शास्ति मिल गया। अच्छा। इसी डिमांड है हम लोग। कड़ी सजा हो? हाँ, कड़ी की कड़ी खाया हो। अच्छा। और क्या आप चाहते हैं कि इस मामले की जांच CBI भी करे? नहीं। हम लोग को केकड़ा पुलिस के ऊपर भरोसा है। अच्छा। और दूसरा एक सवाल और है मेरा कि क्या TMC के लोग जो थे, कहा जा रहा है कि जो मोनोजीत है वो TMC से जुड़ा हुआ था? देखिए, अभी तो आप लोग देखते हैं सुनते हो, लेकिन इसलिए हम कुछ नहीं बोल पाएंगे। अच्छा। कोई TMC की ओर से धमकी तो नहीं मिली? नहीं। कुछ भी नहीं है? नहीं। अच्छा। कोई धमकी हमको नहीं मिला। अच्छा, तो अभी जो विक्टिम है वो धीमे धीमे रिकवर कर रही, ठीक हो रही है? हाँ। ठीक हो रही है? हाँ। अच्छा, ठीक है, थैंक यू सो मच। तो सुना आपने, पीड़िता के पिता और पीड़िता के मामा दोनों ही मांग कर रहे हैं कि उनकी जो बिटिया है उसको इंसाफ मिले और त्वरित कार्रवाई पेश हो। कोलकाता गैंगरेप केस में पुलिस वैसे हर एंगल से जांच कर रही है, सबूत जुटाए जा रहे हैं, क्राइम सीन रिक्रिएट हो रहा है। ये जानने की कोशिश हो रही है कि इस केस के मुख्य आरोपी मनोजीत मिश्रा ने और कौन कौन से पाप किए हैं, क्योंकि मनोजीत की क्राइम कुंडली बढ़ती ही जा रही है। लड़कियों से छेड़छाड़, बात बात पर मारपीट, कॉलेज में गुंडागर्दी, ये सब मनोजीत मिश्रा पर आरोप हैं। और जो सबसे संगीन मामला है वो है गैंग रेप का, जिसमें वो फिलहाल पुलिस के शिकंजे में है। साउथ कोलकाता लॉ कॉलेज में हुआ गैंग रेप जितना सनसनीखेज है, उतनी हैरान करने वाली इस मुख्य आरोपी मनोजीत मिश्रा का आपराधिक इतिहास। मनोजीत पर 11 केस पहले से दर्ज हैं। 4 केस छेड़खानी और रेप की कोशिश के हैं। 2017 में कालीघाट में एक व्यक्ति पर हमला और हत्या की कोशिश का आरोप है।
2019 में एक महिला के कपड़े उतारने का आरोप है। 2020 में एक दोस्त के यहां नए साल की पार्टी में गैजेट्स और सामान चोरी करने का आरोप है। 2022 में एक महिला ने हमला करने, चोरी करने और तोड़फोड़ के भी आरोप लगाए थे। मई 2024 में लॉ कॉलेज के सिक्योरिटी गार्ड को पीटने का आरोप है। लेकिन हैरानी इसी बात की है कि वो ऐसी घटनाओं में शामिल रहा, लेकिन फिर भी हर बार छूट जाता। ये कहा जा रहा है कि फौरन जमानत मिलने के बाद उसका हौसला बुलंद होता गया। राजनीतिक संरक्षण और गुस्सैल मिजाज ने उसे एक हिस्ट्री शीटर और सीरियल ऑफेंडर बना दिया, लेकिन फिलहाल वो गैंगरेप के मामले में फंस चुका है। गैंगरेप के इस मामले में कोलकाता पुलिस ने सभी तकनीकी सबूतों के अलावा वैज्ञानिक सबूत जुटा लिए हैं। हालांकि अभी कुछ फॉरेंसिक रिपोर्ट्स आनी हैं। उन रिपोर्ट्स के आने के बाद पुलिस बहुत जल्दी ही इस पूरे मामले में कोर्ट में चार्जशीट पेश करने वाली है। हालांकि इसी बीच अगर कुछ और विक्टिम्स की कंप्लेन आती हैं तो जांच का दायरा बढ़ सकता है। कोलकाता से कैमरा पर्सन संजय कौशिक के साथ मैं मुकेश सिंह सेंगर, एनडीटीवी इंडिया। आज साउथ कोलकाता लॉ कॉलेज के बाहर इसी कॉलेज में पढ़ चुके कई वकील इकट्ठा हुए जो पीड़ित के लिए इंसाफ की मांग कर रहे हैं। वकीलों का कहना है कि हम शर्मिंदा हैं, पहले ऐसा माहौल नहीं था। साउथ कोलकाता लॉ कॉलेज के बाहर वो लोग इकट्ठे हुए हैं जो इसी कॉलेज में पहले पढ़ते थे, इससे जुड़े रहे हैं और जो घटना हुई गैंगरेप को उसको लेकर यहाँ तमाम जो पूर्व छात्र हैं वो गुस्से में हैं। हम कुछ लोगों से बात करते हैं कि आखिर यहाँ पर इकट्ठे होने के पीछे उनका क्या मकसद है, क्या इनकी डिमांड्स हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सृंजय सेनगुप्ता है। मैं हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ। मैं 1995 बैच से हूँ। इसी कॉलेज से मैं पास किया हूँ और सबसे बड़ी बात है, यह बहुत दुखद बात है कि इस कॉलेज की एक प्राक्तन छात्र ने, जो कि इस कॉलेज में किसी समय पढ़ा करता था, जिसके नाम में 10 या 11 क्रिमिनल केस पहले ही से ही है, वो अभी कॉलेज के जीबी को मुट्ठी में अपना करके कॉलेज में अभी नौकरी कर रहा है। कॉलेज से इससे पास किया था और इस लड़के ने यहाँ पे बलात्कार संगठित किया है और ये बलात्कार तो आज सामने आया है। इससे पहले भी इन्होंने बहुत सारे मोलेस्टेशन किए हैं। ज़्यादा डिमांड क्या है? हमारा डिमांड यही है कि ये इस कॉलेज पे जो सुस्थ परिवेश था वो परिवेश लाना चाहिए। जो छात्र छात्री ये कॉलेज में एडमिशन लेते हैं उसका निरापत्ता देना होगा प्रशासन को। कुछ यहाँ पर जो महिलाएं हैं जो इस कॉलेज में पहले पढ़ी हैं उनसे बात करते हैं। मैम, ये बताइए कि जो लॉयर्स होते हैं, जो वकील होते हैं, उनका काम होता है कानून का पालन करना, फॉलो करना और कानून का पालन करवाना, लेकिन यहाँ पर एक लॉयर होने के बाद जो कानून पढ़ा रहा था वही कानून तोड़ रहा था। हाँ, इसलिए हम शर्मिंदा हैं और हम चाहते हैं कि जो जिसने किया है उसको कड़ी सख्त से सख्त सजा मिले। हम लोग एक ही बात है, हम लोग सब एक ही चाहते हैं जो सब माने और की सबर शास्ति हो। एक लॉ कॉलेज के अंदर ऐसी घटना होना, जहाँ पर कानून की पढ़ाई होती है, वहाँ पर ऐसी घटना होना, वहाँ के सिक्योरिटी गार्ड रूम में गैंगरेप होना, खुद लॉयर का शामिल होना, इसको आप कैसे देखते हैं? ये बहुत ख़राब हुआ है। वो जो लड़की के साथ जो ये इंसिडेंट हुआ है बहुत ख़राब हुआ है। इसके लिए हम लोग तो इस कॉलेज का फॉर्मर स्टूडेंट है, तो हम लोग चाहते हैं कि ये जो विचार वो ठीक तरह से, अच्छी तरह से हो और जो क्रिमिनल उसके जल्द से जल्द एक सजा मिलना चाहिए। कितना बदलाव है पहले और अब? देखिए, कॉलेज हम लोग जब कॉलेज में पढ़ते थे, मैं तो 99 से 2004 तक बैच में था, लेकिन उस समय हम लोग का जो सीनियर जूनियर जो रिश्ता था वो भाई बहन जैसा रिश्ता था, दादा भाई जैसा रिश्ता था। ऐसा कुछ हम सोच भी नहीं सकते थे। अगर कोई सीनियर हमको कुछ डांटते थे तो हम सर झुका के उसको मान लेते थे। अगर हमको कुछ सजेशन देना पड़ता तो सीनियर लोग वो सुनते थे, मानते थे, जानते थे और हम लोग को बहुत अच्छा रिश्ता था। यहाँ पर हम लोग हम लोग का सीनियर लोग सब है, यहाँ पर सब जानते हैं हम लोग कैसे। कभी भी साउथ कलकत्ता लॉ कॉलेज से कोई कंप्लेन किसी भी कॉलेज में या किसी की अथॉरिटी में नहीं गया था, लेकिन आज ये आ गया है। साउथ कलकत्ता लॉ कॉलेज का जो स्टूडेंट है, जो तीनों स्टूडेंट है, उसके लिए आज हम लोग रास्ते पे हैं। थैंक यू। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे जो लॉयर्स हैं जो फिलहाल अभी वकालत कर रहे हैं, लेकिन इसी कॉलेज में पहले पढ़े हुए हैं। आप देख सकते हैं कि डिमांड्स हैं, तो यहाँ पर इंसाफ की मांग हो रही है और ये तमाम वो लोग इकट्ठे हुए हैं जो इसी कॉलेज के छात्र रहे हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं या हाई कोर्ट हैं वहाँ पर प्रैक्टिस करते हैं। कोलकाता से कैमरा पर्सन संजय कौशिक के साथ मैं मुकेश सिंह सेंगर, एनडीटीवी इंडिया।